following the mega Maharashtra political drama in the state over the last 1 month, this is one name you've definitely heard of, known and followed very carefully. He's in fact been one of the key characters in the entire sequence of events that unfolded and has finally led to Uddhav Thackeray being the current Chief Minister of the state of Maharashtra. I'm speaking today with Sanjay Raut, Rajya Sabha MP, editor of Samna, and of course key Shiv Sena politician. राउत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. सबसे पहले तो ये बताइए, अजीत पवार के जाने और फिर आने के पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है? मिस्ट्री तो आपको लगती है, मुझे कोई मिस्ट्री नहीं लगती. जब मुझे सुबह 8 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया, टीवी देखा, बोला 8 बजे अभी 10 दिन टीवी देखकर मैं बहुत बोर हो गया हूँ. टीवी क्या है? वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं. बोलो ये पुराना क्लिप दिखा रहे हैं कोई, या नहीं अभी? अच्छा, तो ठीक है, रहने तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, सरकार हमारी ही बनेगी. पहले आप कन्विंस थे? हाँ, बोले ठीक है, होने दो. देखिए, इस प्रकार से कोई बात अलग से ये लोग कर सकते हैं, उस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं थी. इतने आसानी से हमको सरकार नहीं बनाने देंगे, ये तो अपने मन में मैंने ठान लिया था हम सभी ने कि देखिए आखिरी मिनट तक ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे, हमको रोकने की कोशिश होगी, सब कुछ किया जाएगा. क्योंकि महाराष्ट्र में और सेंट्रल में सरकार है उनकी, और कोई भी पार्टी महाराष्ट्र जैसा स्टेट अपने हाथ से जाने नहीं देगा. सब चाहते हैं कि महाराष्ट्र, जहाँ मुंबई है, अपना मुख्यमंत्री रहे, अपना कंट्रोल रहे. ये तो होगा, ये तो होने वाला ही था, लेकिन ये दाव नहीं चला, ये गेम नहीं चला. नहीं, अब बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरी है ना कि अजीत पवार जी को ट्रोजन हॉर्स मतलब भेजा गया था क्या, या शरद पवार जी को पता था क्या, या उनके पता होने के बगैर वो अगर पवार साहब को समझ लीजिए पता होगा तो मैं क्या आपके कैमरे के सामने बताऊं? हाँ, उनको पता था. हाँ, आप एक ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, आप ये बताइए कि ये पवार साहब को पता था. देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट किया था उससे 2 दिन पहले और बाद में कि पवार साहब की पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे. मैं पवार साहब को बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानने की कोशिश करता हूँ. बहुत बड़े नेता है. मेरे लिए हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के साथ अगर कोई प्रिय नेता रहा, वो शरद पवार साहब रहे. तो मैं हमेशा उनको समझने की कोशिश करता हूँ. लेकिन एक बात मैं आपको इस आपके माध्यम से कहूँगा, लोग हमेशा कहते हैं कि पवार साहब की जो राजनीति है वो समझ में नहीं आती, और पवार साहब जो बोलते वो नहीं करते, और पवार साहब की राजनीति बहुत ही अनट्रस्टवर्दी यानी अविश्वसनीय है. लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ है और जो सरकार पवार साहब की मदद से बनाई है, उनकी कमिटमेंट थी. और ये सरकार बनने से ये जो दंत कथा थी, ये जो स्टोरी थी कि पवार साहब झूठ की राजनीति करते हैं, उसका ऊपर पर्दा पड़ गया है. सरकार चलाने में पवार साहब का कितना योगदान होगा, क्योंकि ये 3 पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में चल सकती है. रिमोट कंट्रोल क्या किसी के मुझे नहीं लगता है पवार साहब का रिमोट कंट्रोल पर विश्वास है. मैंने कहा है कि मैं उनको पहचानता हूँ. पवार साहब का विचार हमेशा देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, किसान, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये उनके बहुत ही उनके ज़िंदगी में, उनके राजनीति में अहम मुद्दे रहे. ये मैंने देखा है. चाहे लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें या उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, मैं नहीं मानता हूँ. मैं उनका पार्टी का नेता नहीं हूँ, या मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ. मैं मेरा पार्टी का नेता हूँ. फिर भी ये मेरी बात है, और मैं हमेशा बहुत सालों से बात करते आया हूँ कि शरद पवार साहब ये सरकार चलाएंगे 5 साल तक. ज़रूर हमारे जो लोग सरकार में बैठे हैं
चाहे कांग्रेस के हो चाहे हमारे शिवसेना के हो, हम सब के लिए शरद पवार एक फादर फिगर है राजनीति में, और उनका मार्गदर्शन लेकर भी अगर सरकार हम चलाएंगे तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी में महाराष्ट्र की ग्रोथ हो सकती है। आप ने सही कहा, आप मंझे हुए राजनेता हैं, लेकिन आप देखिए 1 महीने पहले आप रिवाइंड कीजिए और आप पवार साहब के बारे में सारी बातें कह रहे हैं कि सब उनको मानते हैं। आपकी जो 56 सीट हैं उसमें से मेरे ख्याल से 54 में कम से कम एनसीपी कांग्रेस के सामने आपके लोग खड़े हुए थे, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था। डेफिनेटली। तो जो लोग आज ये देख रहे हैं, जो आपके वोटर हैं उन 54 सीट्स में, जो मुंबई के लोग हैं, वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि हमने क्या वोट किया, फिर क्या हुआ, उस वोट का मतलब क्या है। बराबर है, ऐसे ये सही सोच बात सकते है हैं या लोग। नहीं? इस बात में मैं हमेशा सच बोलता हूँ और आज भी सच ही बोलूँगा। ये बात सही है कि लोगों ने वोट दिया था शिवसेना बीजेपी अलायंस को। हम दोनों का अगर आप देखो आंकड़ा तो हमारे पास मेजॉरिटी है। सरकार तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन की ही बननी चाहिए थी, लेकिन सरकार बनी है कांग्रेस शिवसेना एनसीपी की। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम आखिरी मिनट तक कोशिश की कि सरकार दोनों की बने, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी ने जिस प्रकार से बर्ताव किया है वो न महाराष्ट्र के लिए न हमारे लिए ठीक था। बात ऐसी थी कि जो चुनाव से पहले, गठबंधन होने से पहले जो बात तय हुई थी वो मानने को तैयार नहीं। बट वो इतने गुपचुप सीक्रेट तरीके से तय हुई कि किसी ना उसके नहीं, बारे में सीक्रेट की सुना, क्या बात ना है? किसी को पता है। देखिए, आप तो, मुझे मालूम नहीं, अमित शाह जी जब मातोश्री पर आए थे फाइनल सब वो बात करने के लिए गठबंधन की, उसके बाद हम सब लोग मातोश्री से चले गए होटल ब्लू सी वर्ली, जहाँ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जॉइंट अमित शाह साहब थे, देवेंद्र जी थे, उद्धव ठाकरे, हम सब लोग थे। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप जो है 5 मिनट की या 10 मिनट की आप देखो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप भी मीडिया से हैं, आप देखिए क्या बात हो रही है। मुझे याद है देवेंद्र जी बार बार कहते हैं कि गठबंधन का फॉर्मूला ये है कि 50-50 सीट शेयरिंग और 50-50 पावर शेयरिंग, ये भी उन्हें तय बात की है उसमें। उसका मतलब क्या होता है? और आप अचानक बोलते ऐसा कुछ बात हुई नहीं, तो आप क्या झूठ बोल रहे थे लोगों के सामने? इसमें कोई दो राय नहीं थी कि आपके जो प्रीवियस गठबंधन था उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस थे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। देखिए, हम चुनाव में कंफ्यूजन नहीं करना चाहते थे। अगर 2.5 साल का गठबंधन हुआ तो उसका ठीक है, 2.5 साल आप पहले ले सकते हो। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है ना अगले 2.5 साल, लेकिन आप डिनाई करते हो कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हमने आपको रोका नहीं इसलिए कि चुनाव प्रचार में जो हमारे वोटर्स हैं उनके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो हमको वोट करने वाला है। हमें विश्वास था कि जो बात हम दोनों में तय हुई है, जो बात हुई है, विश्वास की बात है, वो पूरे निर्णय आने के बाद उसका ऊपर हम चर्चा करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप एक तो बात मानने को तैयार नहीं जो कैमरा के सामने हुई है, देश के मीडिया के सामने हुई है। दूसरी बात, आपकी तरफ से कोई चर्चा आगे लेके जाने के लिए कोई स्टेप नहीं अपने लिए है। आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना हमारे सामने घुटने टेक कर आएगी और जो हम टुकड़े फेंकेंगे, हाँ, वो खाकर चुप बैठेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 पोर्टफोलियो बढ़ा के देंगे तो हमारे लोग खुश हो गए। कुछ लोग खुश हो सकते हैं, कुछ लोग, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जिनको मंत्री बनना है और क्या बनना है, वो तो बोलते चलो जो मिलता हो ले लो। लेकिन जिनके मन में स्वाभिमान है, अपने पार्टी के प्रति एक निष्ठा है, वो लोग ये बात
नहीं मानेंगे, जिसमें से मैं हूँ, उद्धव ठाकरे है। लेकिन आपकी बात अब महाराष्ट्र से आगे निकलती नज़र आ रही है। आपने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया गोवा के संदर्भ में कि अब देखिए कि यहाँ पर भी चमत्कार होगा। तो क्या आपने अपनी जो ये लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ नेशन वाइड ले जाने की बीजेपी सोची के है? खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई की बात मैं नहीं करूँगा। बीजेपी के साथ हम 25 साल साथ रहे हैं, हमारा एक अच्छा रिश्ता रहा है। अब महाराष्ट्र में हमारा समीकरण नहीं हुआ, उसका मतलब वो हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में ये चमत्कार होने के बाद लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि और राज्य में भी इस प्रकार से नए समीकरण बन सकते हैं। उसमें से गोवा है और 2-4 स्टेट है जो हमारे संपर्क में है। जैसे है, आपको पता चलेगा। क्या बिहार उसमें से एक है? आपको जल्दी पता चलेगा, आपको जल्दी पता चलेगा। देखिए, डरा धमका कर ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भय दिखाकर आप ज़्यादा दिन तक कोई भी राजनीति नहीं कर सकता इस देश में, कोई भी। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, चाहे कांग्रेस हो। अगर कल हम सेंट्रल में हो गए और हमने ये करने की कोशिश की तो लोग हमको भी जूते मारेंगे। डेमोक्रेसी देश की बहुत बड़ी है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है तो लोगों की जो एक अंदर एक ऊर्जा है, एक जागरूकता है, उसकी वजह से देश में डेमोक्रेसी है और रहेगी। और जिसने भी इस देश में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की वो ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहे, ये भी इतनी सच है और मेरा विश्वास है उस बात नहीं पर। तो इस बात पर हम वापस आ रहे हैं। आप कह रहे हैं पता चलेगा 2-3 दिनों में। क्या आप कह रहे हैं कि और राज्यों में इस तरह का जो फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं वो आपके संपर्क लोग में बनाना चाहते हैं? लोगों को एक विश्वास मिला है महाराष्ट्र से कि अगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एक इस प्रकार की सरकार बनती है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, इतनी बड़ी ताकत, पैसा, सत्ता, एजेंसी सब कुछ होने के बावजूद एक हिम्मत वाला काम यहाँ के लोगों ने किया है, तो हम क्यों नहीं इस प्रकार से हमें संदेश आते हैं, बात होती है। तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे बहुत से स्टेट है जो इंतज़ार में थे कि किसी एक राज्य में इस प्रकार से एक चिंगारी पड़े और उसकी आग पूरे देश में लगे। तो आप नेताओं की बात करें, वोटर की तरफ से जो सवाल है कि ये अब सरकार आई है, कितनी स्थिर रहेगी? ये सरकार 5 साल रहेगी, आप विश्वास रखिए। काम कैसे करेगी? क्योंकि 3 अलग पार्टियां जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जो आपकी निंदा करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सेक्युलर नाम पर या सेक्युलर शब्द पर शिवसेना की एक पोजीशन रही है, और अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। खैर, सेक्युलर को जो एक बैड वर्ड बना दिया है वो भी एक अलग में बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो एक अलग डिस्कशन। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सेक्युलर नहीं थी? मेरा आपसे सवाल, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछती हूँ, क्या शिवसेना अपने आउटलुक को थोड़ा नरम करेगी ताकि इन दोनों पार्टी और जो दूसरे कोट एंड कोट सेक्युलर पार्टी है उनके साथ आप काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब पहली बार बनी थी तो इसी मुद्दे पर बनी थी। 40 या 35 अलग अलग पार्टी अटल जी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी। बहुत से जो डिस्प्यूटेड विषय थे वो बाजू में रखे थे देश चलाने के लिए। स्टेट का विषय, लोगों को क्या है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है आज किसी भी राज्य में। और रोटी कपड़ा मकान ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सेक्युलर है, ना कोई धर्म है उसको। ये 3 शब्द ऐसे हैं, रोटी कपड़ा मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, और क्या चाहिए लोगों को। लेकिन आपकी आइडेंटिटी रही है बहुत ही हार्डकोर, वो रहेगी। हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारा चेहरा है, हम चेहरे पे नकाब डालकर नहीं घूमते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नकाब वाली राजनीति शिवसेना ने कभी पूरे जीवन में नहीं की, ना बाला साहब ठाकरे जी ने की है और ना उद्धव ठाकरे जी, ना हम सब लोग। हम नकाब के और जिसे ढोंग बोलते हैं हमारे में, वो महाराष्ट्र में कभी चलता नहीं। जिसने भी किया वो ख़त्म हो गया राजनीति से, हमने नहीं किया। जो हम है वो हम है। लेकिन सरकार चलाने के लिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है
वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके आधार पर बनाए। हम संविधान को भगवान मानते हैं। बाला साहब ठाकरे ऐसे एक देश में नेता है जिसने कहा था अगर आप ये देश अपने आप को सेकुलर मानता है तो न्यायालय में अपने जो धर्म ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर शपथ क्यों लेते हो? कोई मुस्लिम आता है तो कुरान के ऊपर हाथ रखता है, कोई हिंदू आता है तो गीता के ऊपर। हमने कहा कि संविधान का जो ग्रंथ है उसके ऊपर हाथ लेकर शपथ लीजिए तो आप सेकुलर है, हमारा समर्थन है उसको। ये हमने कहा है, संसद में कहा है, बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क के रैली में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है, किताब है, उसके ऊपर शपथ लीजिए। बाला साहब ने ये भी कहा है बार बार कि आपको अगर राजनीति से और हमारे जीवन से धर्म को निकालना है तो जन्म से मृत्यु तक जो पूरे गवर्नमेंट की कागज बनाते हैं ना, अपना धर्म लिखना छोड़ दीजिए, इंडियन, भारतीय। नहीं, तो आपकी जो सेक्युलर, ये हमारा आइडियोलॉजी है। नहीं, आपकी जो सेक्युलर की परिभाषा है, क्या वो कांग्रेस और एनसीपी की सेक्युलर की परिभाषा से मिलती है? क्या वो एक मुद्दा होने जा रहा है? कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई और क्या आपके जो हार्डकोर वोटर है उसके लिए देखिए, अगर दोनों में तीनों में कोई मुद्दा होता तो सरकार बनती ही नहीं, मालूम है ना। अगर कोई भी मुद्दा होता छोटा सा भी, हाँ, डिस्प्यूट हो जाता तो सरकार ही नहीं बनती। अगर सरकार बनी है और सिर्फ 1 महीने में नहीं 15 दिन में बनी है सरकार, ये आप जो बोलते थे ना सरकार के लिए इतना लेट देरी क्यों, नहीं, ये सरकार सिर्फ 15 दिन में बनी है। 15-20 दिन अगर किसी ने खाए हैं तो बीजेपी ने खाए इस राज्य में। बाकी के जो 15 दिन है उसमें हम सरकार बनाई है, उसमें हमने चर्चा की है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, उसके ऊपर सहमति बनी है, सरकार बनी है, बहुमत साबित किया है, विधानसभा का स्पीकर चुना है, सब कुछ 15 दिन में किया है। ये बीजेपी और शिवसेना में अगर सरकार बनती इतनी जल्दी नहीं होती। इस सारे महाराष्ट्र की जो घटना है उस पर कई पॉलिटिकल एनालिस्ट से हम बात करते रहते हैं। उनमें से एक ने कहा कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए पार्टियों का सिर्फ इसलिए साथ आना क्योंकि वो बीजेपी को बाहर रखना चाहते हैं काफ़ी नहीं है। उन्हें एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, एक अलग नैरेटिव देना पड़ेगा लोगों को। तो आपका नैरेटिव फिलहाल तो प्राइमरीली यही है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। नहीं, कभी नहीं। क्या अलग है जो बीजेपी नहीं कह रहे? अब किसानों की बात हर पार्टी करती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी कहती कि किसानों को हमें मदद नहीं करना चाहते। आई एम सेइंग कि व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज यूनिक? रोटी कपड़ा मकान स्टैंडर्ड हर पॉलिटिकल पार्टी का ये है ही, लेकिन आपका ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्या है स्टेट के लिए? लोगों को महाराष्ट्र में परिवर्तन की अपेक्षा थी। आपकी बात सही है कि जो मैनिफेस्टो होता है लगभग कोई फर्क नहीं होता है। आप किस प्रकार से उसको आगे लेकर काम करते, इम्प्लीमेंट करते हो, उसका ऊपर बहुत सी बातें होती है। किसानों की आत्महत्या ये सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में हमेशा रहा। ऋण मुक्ति का विषय, कर्ज मुक्ति का विषय रहा, वो रहेगा। अब बात ऐसे कि हमारे साथ अब जो काम करने वाले 2 अलग प्लेयर्स हैं वो हमसे ज़्यादा अनुभवी है, ये आपको मानना पड़ेगा। सरकार चलाने का और रूरल महाराष्ट्र में काम करने का उनको सबसे ज़्यादा अनुभव है। यह अगर हम मानते हैं और हमारे साथ ऐसे मजबूत लोग आसपास बैठे हैं, आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, तो जो उद्धव ठाकरे जी के मन में जो बातें पहले से थी करने के लिए अब उसको गति मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। दूसरी बात है शरद पवार जी। शरद पवार जी को सिर्फ राजनीति का नहीं तो चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कृषि हो, ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे राज्य में, उनसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति आज हमारे देश में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी भी 10 बार मान चुके हैं। अगर ऐसे नेता हमारे एक भीष्म पितामह के रूप में हमारे साथ बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री को गाइडेंस करेंगे तो ज़रूर रोटी कपड़ा मकान ये कॉमन ठीक है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान सबको नहीं मिल पा रहा है इस देश में। आप देखिए, अच्छे दिन जब हम लाने की बात करते तो उसमें रोटी कपड़ा मकान ही था, और क्या था अब मुझे बताइए। अब महाराष्ट्र में अच्छे दिन के साथ सच्चे दिन भी लाने की मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करता हूँ।
जो एक दो बड़े निर्णय अब तक लिए हैं, और ऑफ कोर्स ईटी नाउ बिजनेस चैनल है, कॉर्पोरेट इंडिया के कई बड़े दिग्गज उसको देखते हैं, तो मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बताती हूँ कि क्या कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ये है, जैसे आरए का एक डिसीजन है और उस पर ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि वहाँ से हटाए। बुलेट ट्रेन पर ऐसी चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र सरकार का जो योगदान है वो नहीं देंगे। आरए के मेट्रो शेड का काम अभी रोक दिया है। कई सारे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उनकी गति धीमी हो जाएगी या बंद हो जाएगी? महाराष्ट्र एक ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, हमेशा देश से नहीं विश्व के उद्योगपति चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ही सुरक्षित राज्य है, बहुत ही, इतना सुरक्षित राज्य किसी देश के किसी कोने में नहीं है। इसलिए तो मुंबई औद्योगिक नगरी बन गई, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन गई। आज उद्धव ठाकरे जी आने के बाद एक विश्वास फिर उद्योगपति में निर्माण होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में निर्माण होगा कि हम महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारा जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। क्योंकि हमेशा शिवसेना ने, जब हम सत्ता पे नहीं थे और हम सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन महाराष्ट्र में हमारी रही, भारतीय कामगार सेना, आज भी हम सबसे बड़े ट्रेड यूनियन हमारी मुंबई में चलते, चाहे 5 स्टार होटल्स हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे और सेक्टर्स हो। बाला साहेब ठाकरे जी का एक मंत्र हमेशा रहा, किसी भी हालत में कोई भी उद्योग बंद नहीं होना चाहिए। अगर मालिक जिंदा रहेगा तो वर्कर को काम मिलेगा, हाथ को। देयर आर दो व्हील है, दो पहिए है, दोनों चलने चाहिए, ये हमारी भूमिका है। तो रोजगार कब बढ़ेगा? नहीं, लेकिन उद्योगपतियों की क्या दिक्कत है? जैसे ये इंडिया की प्रॉब्लम है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं। सरकार बदलती, नीति बदलता है और फिर उनका इन्वेस्टमेंट ठप हो जाता है। नहीं बदलना चाहिए। आप अमरावती का एग्जांपल देख लीजिए, वहां पर नया चीफ मिनिस्टर आया है, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं नहीं होना चाहिए। देखिए, नहीं होना चाहिए। ये देश की बात है, ये कोई व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। ये देश के विकास की बात है। अगर कोई पहले वाले मुख्यमंत्री पर भरोसा रखकर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसका सीधा संबंध हमारे स्टेट से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। व्यक्ति चली जाती है, स्टेट वहाँ की वहाँ है, लोग वहाँ है, ब्यूरोक्रेसी वहाँ है। ये गलत है। अगर किसी स्टेट में हुआ है, ये देश के साथ धोखा है। महाराष्ट्र में हम ये नहीं होने देंगे। अगर हमारे पहले वाली सरकार ने इस प्रकार से कोई निर्णय लिए है, राज्य के हित में है, तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री इतने काबिल है, इतने समझदार है, वो इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं लेंगे। जाते जाते राउत जी, आपके जो शेर हैं वो बड़े फेमस हो गए इस सारे चर्चा में और टाइम में। जिस दिन मुझे याद है जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, तब भी लोगों को ने आपको पूछा अब क्या शेर बताएंगे। आज इस इंटरव्यू को समाप्त करते समय मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा शेर है जो आपके मन में आ रहा है? मेहरबा के होके बुला ले मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। मैं बार बार आता रहूँगा। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरे पार्टी को या महाराष्ट्र को, मैं काम करता रहूँगा। और मेरे मन में कोई स्वार्थ की भावना कभी नहीं आई है। जिसको चाहे कोई मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, वो बनते हैं। लेकिन मैं 30 साल से जहाँ बैठे वहाँ ही बैठा हूँ। मेरी लॉयल्टी हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के साथ रही, उनके पार्टी के साथ रही। वक्त बदलता है लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, न बदलूंगा। थैंक यू सो मच संजय राव जी।